हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी की आपकी ही अपने यूट्यूब चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग 10th हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का पार्ट 2 करने वाले हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से संबंधित 5 इंपोर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपसे बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला रहे। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप हमारे प्रत्येक वीडियो का PDF नोट्स पाने के लिए टेलीग्राम से जुड़े। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए हमारे फर्स्ट दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को सिलसिले में पहला प्रश्न है, इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूल तथा गैरिबाल्डी के योगदानों को बताइए। तो आइए इसके आंसर को देखते हैं। इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूल तथा गैरिबाल्डी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस कार्य में उनके योगदान निम्नलिखित हैं। सर्वप्रथम हम मेजनी के कार्यों को देखते हैं। मेजनी के लेखों तथा विलक्षण वक्तव्य से इटली के लोगों में उत्साह एवं राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हुई, विकसित हुई। 1830 में नागरिक आंदोलन के द्वारा उसने उत्तरी तथा मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया, किंतु उसे हार के सामना करना पड़ी। सन 1830 में यंग इटली की स्थापना की। तो इससे पूर्व हमने जब लघु उत्तरीय प्रश्नों को बता रहा था तो वहाँ पे इस पॉइंट को हाईलाइटेड किया और बताया। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि यंग इटली की स्थापना किसने की? तो मेजनी ने की। इस बात को याद रखिएगा। आइए अब काउंट काबूल का योगदान की चर्चा करते हैं। तो काउंट काबूल एक सफल कूटनीतिज्ञ तथा राष्ट्रवादी था। उसने इटली के एकीकरण के लिए दांव पेचों और कूटनीति पर अधिक विश्वास किया। काबूल इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था और था भी। या अतएव राष्ट्रिया की पराजय करने के लिए फ्रांस से मित्रता कर ले। उसके बाद गैरिबाल्डी आते हैं। तो गैरिबाल्डी का योगदान ये रहा कि गैरिबाल्डी के बारे में हमने लघु उत्तरीय में बताया कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। उसने अपने कर्मचारियों तथा स्वयंसेवकों के सशस्त्र सेना का गठन करके इटली के प्रांत सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की थी। उसने गणतंत्र की स्थापना करके विक्टर इमैनुएल के प्रतिनिधि के रूप में सत्ता संभाली। गैरिबाल्डी ने दक्षिणी क्षेत्र के शासक बनने के बजाय कृषि कार्य करना स्वीकार किया था। दीर्घ उत्तरीय का क्वेश्चन नंबर 2, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसने जर्मनी के एकीकरण के लिए 3 युद्धों को जीता है, जो इस प्रकार है। पहला, डेनमार्क के साथ युद्ध। सन 1864 ईस्वी में स्लेस्विग और हॉस्टीन राज्यों के मुद्दे पर बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर डेनमार्क पर आक्रमण किया। इसमें जीत के बाद क्या किया? उसने स्लेस्विग प्रशा को मिला लिया तथा हॉस्टीन ऑस्ट्रिया को, जिसमें अधिकांश जर्मन थे, यह क्षेत्र ऑस्ट्रिया से दूर तथा प्रशा के नजदीक कर लिया था। उसके बाद ऑस्ट्रिया से युद्ध में बिस्मार्क ने क्या किया? बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया प्रशा युद्ध को अवश्य भावी जान इस युद्ध के समय तटस्थ रहने के लिए फ्रांस से समझौता कर लिया तथा इटली के साथ संधि भी की। बिस्मार्क के कार्य का क्षुब्ध ऑस्ट्रिया ने 1866 में सोडोवा की युद्ध की घोषणा कर दी। संधियों के फलस्वरूप ऑस्ट्रिया दोनों तरफ से बुरी तरह फंसकर पराजित हो गया। इसके बाद फ्रांस के साथ युद्ध। शेष जर्मनी के एकीकरण के लिए फ्रांस के साथ युद्ध स्वाभाविक था। स्पेन के राजगद्दी के मामले पर अंततः 1870 ईस्वी में सेडान युद्ध की घोषणा कर दी और प्रशा ने फ्रांस को पूरी तरह से हरा दिया।
और यूरोप के मानचित्र पर जर्मनी उभर करके सामने आ गया। तो ये रहे बिस्मार्क के 3 इंपोर्टेंट युद्ध, फ्रांस का युद्ध, डेनमार्क का युद्ध और ऑस्ट्रिया का। दीर्घ उत्तरीय में क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रवाद के उदय और प्रभाव की चर्चा कीजिए। राष्ट्रवाद का उदय फ्रांस के क्रांति के फलस्वरूप हुआ। क्रांति की सफलता से पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की लहर दौड़ गई। उसके बाद अनेक छोटे बड़े राष्ट्रों का उदय हुआ, जैसे कि जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड। इन देशों में राष्ट्रवाद इतनी कट्टरता से फैली कि साम्राज्यवाद फैलाने में यह एक दूसरे को होड़ करने लगे थे। होड़ करने का मतलब है एक दूसरे को पीछे करने में लग गए। यह राष्ट्रवाद का नकारात्मक तथा घृणित पक्ष था। भारत के लिए इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस तथा पुर्तगाल में युद्ध हुआ, जिसमें से इंग्लैंड की विजय हुई। हॉलैंड को तो भारत छोड़ना ही पड़ा तथा पुर्तगाल एवं फ्रांस एक कोने में सिमटकर रह गए। अफ्रीका तो उन्होंने अपनी बपौती जमीन की तरह बांट दिया। यह राष्ट्रवाद का घिनौना प्रभाव था। दीर्घोत्तरीय प्रश्नों में क्वेश्चन नंबर 4 है, जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण करें। तो जुलाई 1830 की क्रांति जो है चार्ल्स एक्स के घोर निरंकुश एवं राज सत्तावादी शासन का परिणाम था। वह एक घोर प्रतिक्रियावादी शासक था, जिसने शासन संभालते ही फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीय तथा जनतंत्रवादी भावनाओं को दमन करने का कार्य शुरू कर दिया। उसने प्रतिक्रियावादी पोलिग्नेक को प्रधानमंत्री बनाया। पोलिग्नेक के प्रतिक्रियावादी होने के कारण उदारवादियों में पोलिग्नेक के प्रति गहरा असंतोष हो गया और प्रतिनिधि सभा में पोलिग्नेक के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर दिया। चार्ल्स ने प्रतिक्रिया स्वरूप 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेश जारी किए, जिनमें से पहला है कि प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई और प्रतिनिधि सभा भंग कर दी गई। संपत्ति योग्यता बढ़ाकर मतदाताओं की संख्या सीमित कर दी गई और राज्य परिषद में अविभाज्य वर्ग की बढ़ा दी गई। तो इस प्रकार से देखा जाए कि इस अध्यादेश ने उदारवाद की गला घोटने का कार्य किया, जिसके कारण पेरिस में क्रांति की लहर बढ़ी, जिसके कारण चार्ल्स एक्स को राजगद्दी छोड़नी पड़ी। आइए इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन 5 दीर्घोत्तरीय को देखते हैं कि यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दें। तो यूनान का अपना गौरवशाली अतीत रहा है। फ्रांसीसी क्रांति से यूनानियों में राष्ट्रीयता की भावना जगी, क्योंकि धर्म एवं संस्कृति के आधार पर इनकी समान पहचान थी। फलतः तुर्की शासन से मुक्त होने के लिए यूनानियों ने हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना की और स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत की। इसके बाद यूनान और यूरोपवासियों के लिए प्रेरणा एवं सम्मान का जो पर्याय था, अतः उसकी स्वतंत्रता हेतु समस्त यूरोपवादी उद्यत हो गए थे। इंग्लैंड के महान कवि लॉर्ड वायरल की यूनानी स्वतंत्रता हेतु शहादत ने पूरे यूरोप में सहानुभूति कर दी। 1821 में अलेक्जेंडर चिप्सलिवोल्टी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हो गया। तुर्की शासकों ने यूनानी क्रांतिकारियों को दमन करना शुरू कर दिया और रूस के जार निकोलस ने खुल करके यूनान का समर्थन किया। अप्रैल 1826 में ग्रेट ब्रिटेन और रूस ने तुर्की यूनान विवाद में यूनान का समर्थन किया। तुर्की की ओर से केवल मिस्र ही आई। युद्ध में तुर्की तथा मिस्र की सेना बुरी तरह से पराजित हो गई। 1829 में एड्रियानोपल की संधि हुई, जिसमें तुर्की की प्रभुता यूनान से हटाने का निर्णय लिया गया, अर्थात 1832 में यूनान एक स्वतंत्र देश बन गया। तो इस वीडियो में हमने 5 मोस्ट VBI दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखा, जो व्यू और एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।